नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला क्लासेज के डिजिटल मंच पर। मैं राम चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आपको दिख रहा होगा जैसा कि बनास नदी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो वन की आशा वरणासा वशिष्ठी नदी कहलाती है, उस बनास नदी की हम लोग बात करने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो त्रिवेणी संगम है, जो बांध है इस नदी पर, जो आप लोगों की चीजें मिलती हैं, मृदा कौन सी मिलती है, सारी चीजों की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर को हटने नहीं देना है और दुर्घटना को घटने नहीं देना है। तो चलिएगा, 15 मिनट के इस शो के अंदर अपन लोग लेकर चल रहे हैं बनास नदी के बारे में। तो यहां पर आप लोगों का एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक चित्र आपको दिख रहा होगा, और इस चित्र को मैंने पहले से ही बना लिया है आप लोगों के लिए। अब देखना है, कंडीशन वही रहने वाली है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ जहां पर मैं पेन रख रहा हूं, जहां पर मैं इस पॉइंट को क्लिक कर रहा हूं, वहीं पर आपको फोकस करना है, बाकी चीजों पर नहीं जाना है। इसीलिए जब तभी आपके समझ में सारी चीजें आने आएंगी, बाकी की नहीं आएंगी। तो चलिएगा, यहां पर आपके एक पहाड़ियां पड़ती हैं जिनका नाम है खमनौर की पहाड़ियां। बाबू, कौन सी पहाड़ियां बताओ? खमनौर की पहाड़ियां आप लोगों को मिलेंगी। और खमनौर की पहाड़ियां आपके कहां पर मिलती है दोस्तों? ये आप लोगों के राजसमंद जिले के अंदर मिलेंगी, या इसमें कह सकते हैं बेरों का मठ। बेरों का मठ कह लीजिए या खमनौर की पहाड़ियां कह लीजिए। और खमनौर की पहाड़ियों से निकल करके, मतलब राजसमंद जिले से निकल करके ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। राजसमंद से ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद ये जो नदी है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर जाती है। भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर में बहती हुई रामेश्वरम सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में जाकर के अपना जल मिला देती है। ये प्रवाह क्षेत्र आपको समझ में आ गया। पहला जिला राजसमंद, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा अजमेर, पांचवा टोंक, छठवां कौन सा है आप लोगों के? सवाई माधोपुर। 6 जिलों के अंदर बहती है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई इस नदी का प्रवाह क्षेत्र हमको पता चल गया, चंबल नदी में मिलती है ये हमको पता चल गया, मतलब उद्गम पता चल गया, मुहाना भी इसका पता चल गया। अब सब और क्या मिलेगा इसके अंदर? तो मैं वो सारी चीज बता रहा हूं आप लोगों को। कहीं ना कहीं आपको बांध दिखाई दे रहे होंगे। और बांधों की अगर बात मैं करूं, आपके एक नंदसमंद बांध है, एक आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर बांध है, एक आपके मतलब कहने का टोंक के अंदर बांध है, और एक सवाई माधोपुर के अंदर बांध है। तो बांध कौन कौन से, उन चीजों की तरफ मैं लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। तो सुनिएगा ध्यान से। मतलब इस नदी पर बनास नदी पर बने जो बांध हैं, वो बांध कौन कौन से हैं वो हम लोगों को देखना है। एक बांध आपके नंदसमंद बांध है। बोलो कौन सा बांध है भाई? यहां पर आप लोगों के नंदसमंद बांध आप लोगों को मिलेगा, जो कहां पर मिलेगा? राजसमंद जिले के अंदर है। मात्र कुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, बीसलपुर बांध टोंक जिले के अंदर, और ईसरदा बांध आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। ये बांध आप लोगों को याद रखना है। इधर जो त्रिवेणी संगम है, वो त्रिवेणी संगम आप लोगों को देखने की 3 नदियां जहां पर आकर के मिलती है, वही आपका त्रिवेणी संगम बनता है। तो यहां बीगोद या मांडलगढ़ कह सकते हैं, जो भीलवाड़ा जिले के अंदर बनास, बेड़च और मीनाल, ये नदियां आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? नदी आप लोगों को याद रखनी है। तो बनास है, बेड़च है और मेराल है, 3 नदियां आप लोगों को मिलेंगी। यह राजमहल के अंदर आप लोगों के बनास है, खारी है और डाई है, मतलब 3 नदियां आप लोगों को मिलेंगी। और रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर चंबल है, बनास है और सीप है, मतलब 3 नदियां यहां पर बनेंगी। और 3 नदियां जब मिलती है तो वही आप लोगों का त्रिवेणी संगम होता है। मैंने आपको चंबल नदी पर भी त्रिवेणी संगम बताया था, मैंने आप लोगों को माही नदी पर भी त्रिवेणी संगम बताया था, और मैंने आपको बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बता दिए। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि उद्गम से हम लोग यदि मुहाने की ओर चल रहे हैं तो बांधों का सही क्रम क्या होगा? पहला जो बांध है वो नंदसमंद बांध है, मातृकुंडिया बांध है, बीसलपुर बांध है, ईसरदा बांध है। और मुहाने से उद्गम की ओर चलते हैं तो आपके ईसरदा बांध है, आपके बीसलपुर बांध है, आपके मातृकुंडिया बांध है और आपके नंदसमंद बांध है। ये तो इसके प्रवाह क्षेत्र बांधों की बात होगी। अब मैं सहायक नदियों के अंदर की बात करता हूं कि सहायक नदियां कैसे कैसे आप लोगों को मिलेंगी। तो सहायक नदी के संदर्भ में हम लोग कैसे कैसे बात करने वाले, समझना एक बार। ये नदी इस तरीके से बह रही है, तो ये तो इसका बायां भाग होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये इसका राइट हैंड साइड होगा। अब ध्यान से सुनना। मतलब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यहां पर आपके एक पहाड़ियां पड़ती हैं जिनका नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। बोलो कौन सी पहाड़ियां हैं? यहां पर आप लोगों के गोगुंदा की पहाड़ियां पड़ती हैं। और गोगुंदा की पहाड़ियां आप लोगों के उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है। बोलो कहां पर पड़ती हैं? आप लोगों के उदयपुर जिले के अंदर आप लोगों को पड़ेंगी। इन उदयपुर जिले की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नदी का उद्गम होता है। और गोगुंदा की पहाड़ियां 840 मीटर की ऊंचाई पर आप लोगों को मिलेंगी। मतलब कहने का, आयड़ नदी निकलेगी, और आयड़ नदी जैसे ही उदय सागर झील में जाकर के अपना जल गिराती है, तो इस नदी से जैसे मतलब कहने का जल गिराती है, और जल गिराने के बाद बाहर निकलती है, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, नाम बदल जाता है, जिसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी। बोलो क्या बन गई? आयड़ नदी का ही बेड़च नदी बन गई है। आप लोगों को पता है, नाम चेंज हो गया। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर गोशुंडा बांध स्थित है। बोलो कौन सा बांध है? गोशुंडा बांध आप लोगों के बना हुआ है। और ये नदी यहां मांडलगढ़ या कह सकते हैं बीगोद के अंदर, क्योंकि मैंने आपको त्रिवेणी संगम बताया था ना, यहां पर बनास के अंदर कौन सी बेड़स नदी जाकर मिल रही है, तो यहां पर आप लोगों के कहां पर मिल जाती है? तो यहां बनास नदी में जाकर के नदी मिल जाती है। आप लोगों को याद रखना। अच्छा, यहां इसे जो नदी है कौन सी? बेड़च नदी जो है, इस बेड़च नदी
कि एक सहायक नदी है जिसका उद्गम आपके जावद की पहाड़ियों से होता है। और जावद की पहाड़ियां कहां पर मिलती है? एमपी के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जावद की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। इन जावद की पहाड़ियों एमपी से निकल करके दोस्तों ये जो नदी है वो आती है और आप लोगों के यहाँ चित्तौड़गढ़ में आकर के इस नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम है गंभीरी नदी। अब देखो, एक गंभीरी नदी है और एक गंभीर नदी है। गंभीर नदी सपोटरा की पहाड़ियां और करौली से निकलती है और गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान रखना, ये ई की मात्रा ही अनशन कर देती है मामला, ठीक है ना। यहां इन दोनों नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। बोलो कौन सा दुर्ग है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिसोदिया वंश का कौन सा किला गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो वो आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है। इसकी एक बामनी नदी सहायक नदी है, एक गुर्जरी नदी सहायक नदी आपको मिलेगी। इधर मांडलगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मेनाल नदी। कौन सी नदी है? मेनाल नदी। तो जहां पर बेड़स नदी इस नदी में बनास नदी में जाकर मिल रही है, वही आप लोगों के भीलवाड़ा जिले के अंदर जाकर के कौन सी नदी मिल रही है? मेनाल नदी मिल रही है। ये आप लोगों को याद रखना। तो इधर से आपकी बेड़स नदी है, इधर से आपकी मेनाल नदी है, मतलब दोनों जाकर के आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो यहां पर एक त्रिवेणी संगम का क्या होता है? निर्माण होता है। पहला त्रिवेणी संगम बन गया। इधर यहां दाहिनी ओर की सहायक नदियों की बात हो गई। इस पर मेनाल जलप्रपात आप लोगों के स्थित है, ये आप लोगों को पता है। मैं इसके बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करता हूं तो दिवेर पड़ता है। दिवेर कहां पड़ता है? आपके राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। और दिवेर राजसमंद से एक नदी का उद्गम होता है, कोठारी नदी। बोलो कौन सी नदी है आपकी? कोठारी नदी मिलती है। और कोठारी नदी से एक नदी का उद्गम होता है, मतलब कोठारी जो नदी है, इस नदी का उद्गम जो हुआ है वहां से दिवेर की पहाड़ियों से हुआ है। और यह नदी नंदराय कस्बे भीलवाड़ा के समीप जाकर के और किसमें मिल जाती है? आपकी बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक बांध है, आपको दिख रहा होगा। इस बांध का नाम क्या है? मेजा बांध है। बोलो बाबू क्या नाम है इसका? मेजा बांध आप लोगों को मिलेगा। और जब मेजा बांध आप लोगों को मिलेगा ना, तो मेजा बांध जैसे ही यहां पर मिलता है तो यहां पर एक सभ्यता भी विकसित हुई है। और इस सभ्यता का नाम क्या है दोस्तों? बागौर की सभ्यता है। बोलो कौन सी सभ्यता है? तो ये बागौर सभ्यता आप लोगों को मिलेगी। तो ये बागौर की सभ्यता जो है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, जिससे पशुपालन के अवशेष आप लोगों को प्राप्त हुए थे। तो बागौर सभ्यता मिल गई। इसके बाद में यहां पर आप लोगों के यहां बिजराल की पहाड़ियां पड़ती हैं। और बिजराल की पहाड़ियां भी कहां पर पड़ती हैं? आपके राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है। बोलो कहां पर पड़ती है? आपके राजसमंद जिले के अंदर आप लोगों के पड़ेंगी। और राजसमंद जिले से निकल करके ये जो नदी है वो यहां राजमहल के अंदर, राजमहल कहां पर पड़ता है? टोंक जिले के अंदर बाबू, ठीक है ना। तो टोंक जिले के अंदर जाकर के, और ये जो नदी है वो नदी जाकर के कहां पर मिल जाती है? इस बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद में यहां पर आप लोगों के डाई नदी है जो अजमेर के अंदर अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और डाई नदी आकर के जहां पर खारी नदी बनास नदी में मिल रही है, वहीं से आकर के कौन सी नदी मिलती है? डाई नदी बनती है। तो तीन नदियां, बनास खारी डाई, तीन नदियां बन जाती है, मतलब त्रिवेणी संगम बन जाता है। ये आप लोगों को पता है। इस खारी नदी पर नारायण सागर बांध परियोजना चलाई जा रही है, आप लोगों को पता है। खारी परियोजना भी इस पर स्थित है। इधर दोस्तों बस्सी जयपुर के अंदर चैनपुरा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। और इस नदी का नाम क्या है? मोरेल नदी। मैंने माही के अंदर बताया था आप लोगों को कि मोरेन नदी है, वहां पर क्या है? मोरेन। यहां पर क्या है? मोरल। तो यहां पर आप लोगों के मोरेल नदी निकलती है। और मोरेल नदी आकर के सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध से पहले ही और किस में मिल जाती है? आप लोगों के इस नदी में, बनास नदी के अंदर आकर के मिल जाती है। क्लियर है? इस बनास नदी के अंदर यहां कैला देवी की पहाड़ियों से दोस्तों, कैला देवी की जो पहाड़ियां हैं, इन कैला देवी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है करौली से। इसका नाम है काली सिल। अब देखो ये तो है काली सिल। और मैंने एक सेशन के अंदर आप लोगों को बताया था चंबल की सहायक नदी जो देवास एमपी के बागली गांव से निकलती है, उसका नाम था काली सिंध। वो काली सिंध था, ये काली सिल है। इधर अचरोल की पहाड़ियां जयपुर से ढूंढ नदी निकलती है और ये दोनों नदियां जाकर के मोरेल मिल जाती हैं। मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर जिले के अंदर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मोरेल बांध परियोजना या मोरेल बांध है। तो ये आप लोगों की नदी है। इसके बाद में जैसे ही ये बनास नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है, यहां पर एक नदी और आती है जिसका नाम है सीप नदी। तो यह सीप नदी, चंबल नदी और बनास नदी तीनों यहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है जो रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर है। तो यही मैंने तीन त्रिवेणी संगम आप लोगों को बताए हैं। ये तीन त्रिवेणी संगम बताए हैं और चार बांध मैंने बताए हैं, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, मैं इस बनास नदी के बारे में थोड़ी डिटेल्स बता देता हूं आप लोगों को। आप लोग जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लेना। क्या नोट करना है? इस नदी को वन की आशा या वर्णासा कहा जाता है। इसको वशिष्ठी के रूप में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई ये वशिष्ठ जो ऋषि हैं, वो ऋषि इस देवी को लेकर के आए थे। जो बनास नदी है वो बनास देवी है और उनको मृत्यु लोक पर लेकर आए। तो भोले जी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो जा रही हूँ मृत्यु लोक को स्वर्ग बनाने, क्योंकि वन पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी बिना पानी के प्यास के कारण तड़प तड़प कर अपने जीव छोड़ रहे हैं, अपने जी छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो उनको जीवन देने के लिए मैं जा रही हूँ। लेकिन अगर मुझ पर कोई संकट आता है तो उस संकट का निदान
कौन मेरा करेगा? तो भोले जी ने कहा कि हे देवी, आप मृत्यु लोक पर जीवों को बचाने के लिए आप जा रहे हो, तो आप जाइएगा। जब भी आप पर कोई संकट आएगा तो मैं भी आपके साथ में आऊँगा और मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो आपने देखा होगा बागड़ के अंदर जहाँ बनास नदी बहती है, मही नदी बहती है, पग-पग पर भोले जी पूजे जाते हैं। तो भोले जी बनास नदी को बचाने के लिए आए, तो वन की आस बनी, वनों की आशा बनी, इसलिए वरणासा या वन की आशा इस नदी को कहते हैं। आप लोगों को पता है 480 किलोमीटर की लंबाई है, जहाँ 512 किलोमीटर वर्तमान में मानते हैं, और पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी आप लोगों को बनास नदी मिलेगी। बनास के अंदर से सवाई माधोपुर, धौलपुर वाले क्षेत्रों के अंदर से, टोंक जिले से आगे-आगे बजरी निकाली जाती है। तो बनास बेसिन यहाँ मिलता है, तो बजरी यहाँ से निकाली जाती है, जिसको बनास बजरी कहते हैं। अवैध कारखाने हैं, अवैध रूप से बजरी का खनन यहाँ पर होता है। यहाँ भूरी मृदा का विस्तार है, आपको याद रखना है, भूरी मृदा का विस्तार मिलेगा। इस नदी के द्वारा जो आप लोगों के चित्तौड़गढ़ से लेकर के और मतलब कहने का जो राजसमंद में देवगढ़ से लेकर के और कहां तक, चित्तौड़गढ़ तक या भीलवाड़ा तक, जो आपके ऊंची उठी हुई पहाड़ियां मिलती हैं, उनको पीडमांट के नाम से जानते हैं। तो पीडमांट आप लोगों को मिल जाएगा, पीडमांट आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ। और आप लोगों के जो मतलब कहने का भीलवाड़ा से लेकर के टोंक तक जो आप इस नदी के द्वारा बनाया गया मैदान जो होता है ना, उस मैदान को किस नाम से जानते हैं? उसको खैराड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद मालपुरा टोंक से लेकर के यहाँ सवाई माधोपुर और यहाँ करौली तक जो इस नदी के द्वारा मैदान बनाया जाता है, उसको मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। मतलब मालपुरा के मैदान के रूप में उसको जानते हैं। आपने देखा होगा हेरोन महोदय ने उस मालपुरा के मैदान को तृतीयक पैनी प्लेन के रूप में जाना। और तृतीयक पैनी प्लेन की अगर बात करें, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि उसको तृतीयक पैनी प्लेन के रूप में जाना है। और तृतीयक पैनी प्लेन के अंदर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर ये भी मैंने लिख रखा है पहले से कि बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से हुआ है। देवगढ़ राजसमंद से लेकर के और भीलवाड़ा तक जो इस नदी के सारे ऊंची उठी हुई पहाड़ियां हैं, जो अवशिष्ट क्षेत्र की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को अपन एक नाम जानते हैं जिसका नाम है पीडमांट। इस भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से और टोंक जिले तक जो इस नदी के द्वारा बनाया गया मैदान जो है ना, वो मैदान आपके खैराड़ प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? खैराड़ प्रदेश कहलाता है। और यहाँ मालपुरा टोंक से लेकर के करौली और सवाई माधोपुर के मध्य में जो मैदान बन रहा है ना, उसको मालपुरा का मैदान कहते हैं। मतलब मालपुरा का मैदान, करौली मालपुरा के मैदान के रूप में इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और हेरोन महोदय के द्वारा इसे तृतीयक पैनी प्लेन मतलब संप्राय मैदान कहा गया था। क्या कहा गया था भाई? संप्राय मैदान इसको कह दिया गया। तो यहाँ पर संप्राय मैदान के रूप में इसको जानते हैं। और यह बनास नदी का ऊपरी भाग है, ऊपरी मतलब उत्तरी भाग है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको मिलती हैं। इसके बेसिन के अंदर भूरी मृदा का विस्तार आप लोगों को मिलता है, उपजाऊ बेसिन है। तो यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बनास नदी के संदर्भ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होंगी, वो लोग चीजें क्लियर है क्या नहीं है? समझ में आई कि नहीं आई? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी मैंने बता दिया है, गोसुंडा बांध भी बता दिया मैंने आप लोगों को, आयर नदी है, आहड़ नदी है, आहड़ सभ्यता। और देखिए एक चीज और बताता हूं, जो बनास नदी है, इस बनास नदी के सारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता विकसित हुई। वो लोग कौन सभ्यता थी? गिलुंड सभ्यता विकसित हुई। आपके आयर नदी या बेड़स नदी के सारे आहड़ सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है, नगरी सभ्यता है। तो ये सभ्यताएं विकसित आप लोगों की हुई हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं लगा है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि सर सेशन इस तरीके का है। अगर कोई भी सेशन आपको चाहिए कि भाई हमको सर अगली जानकारी इस चीज के बारे में करनी है, तो कमेंट के अंदर कमेंट बॉक्स जो खुलेगा, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जितना ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक के लिए रहेंगे, वही टॉपिक आपके लिए लाया जाएगा, सेम डे लाया जाएगा। तो अगर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं हो सकता है कि कमेंट के माध्यम से आपको बता दूं। तो कैसा लगा सेशन, इसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोगों को बताना है, प्यारा सा कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि सर हमारा जो सेशन है वो इस तरीके का लगा है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राधे राधे।